इश्यू करने पर, वो रिमाइंडर करने पर वो आदमी पैसा जमा कर। ये नॉर्मल कर्ज बकायदा। दूसरे हैं डिफिकल्ट डेब्टर, दोज हु कैन पे बट विल नॉट पे। वो पैसा दे सकते हैं लेकिन देना नहीं। ये होते हैं डिफिकल्ट है, फिर भी नहीं देता। दे सकता है फिर भी नहीं दे रहा, ये डिफिकल्ट है। तीसरा है डाउटफुल डेप्टर। कुछ ऐसे डेप्टर होते हैं जो दे सकते हैं, दोज हु कैन पे बट वांट सम नेगोशिएशन विद द बैंक। जैसे उसकी किस्त हो गई 7 बकाए में हो गई, आपसे नेगोशिएट करेगा, नहीं सर 7 तो नहीं दे सकते, अभी हम 2 ही दे सकते। या पैसा आ गया 17,000 रुपए का बकाया हो रहा है अकाउंट में, ऊपर चल रहा है, वो कहेगा नहीं सर अभी 5,000 कर सकते हैं, 17,000 नहीं कर सकते। या अमाउंट इंस्टॉलमेंट या अमाउंट में कोई निगोशिएट करता है या कुछ रिडक्शन रिड्यूस कराना चाहता है, इस प्रकार के जो डेप्टर है वो कहते हैं डाउटफुल डेप्टर। दे सकता है पूरा, लेकिन यारी साहब पैसा तो है दे देंगे, पैसा तो है दे, लेकिन अभी हम देंगे आपको 10,000 रुपये, 17 नहीं देंगे, चलो भाई दे दो। तो ये 3 कैटेगरी, 3 प्रकार के कर्जदार आपको मिलेंगे। अब बैंक क्या करता है, बैंक का खाता खराब हो गया नॉर्मल कोर्स में, तो ये पहले जो आ रहे हैं नॉर्मल मेथड ऑफ रिकवरी, सेल्फ रिकवरी मेथड। बैंक मैनेजर नॉर्मल कोर्स में पहले करता है, 2 स्टेप होते हैं, एक तो नॉर्मल कोर्स ऑफ रिकवरी, दूसरा होता है हार्ड कोर्स ऑफ रिकवरी। इन केस ऑफ नॉर्मल बैंक मेथड ऑफ रिकवरी, पहला है कि जब हमारा खाता SMA 0, SMA 1, SMA 2 में है, हम तभी से उसका प्रयास करना शुरू करते हैं ना। और या 91 डेज पे स्लीपेज एनपीए हो गया, एनपीए में चला गया खाता, तो फिर हम पूरा प्रयास करेंगे कि नहीं खाते को ठीक कराएं, अभी 2 महीने 3 महीने। तो ये पहला मेथड होता है कि मीटिंग कस्टमर एट रेगुलर। हम जो कर्ज लेने वाला है उससे संपर्क करो, उससे घर पे जाएं, उसकी यूनिट पे देखें, यूनिट का मतलब जहां बिजनेस है वो है, जहां रहता है कहीं ना कहीं उससे संपर्क करें, मीटिंग करके। ये पहला मेथड है। और उसको रिमाइंड करें कि नहीं आपका खाता खराब है, 2 किस्त बकाई में हो गई, 3 होने के बाद एनपी हो जाएगा, जमा करें। कुछ भी जो प्रॉब्लम है वो उसके साथ मीटिंग में शेयर करें आपस में। दूसरा है, अगर वो मुलाकात नहीं हो पाती है, नहीं मिलता है, पर्सनल विजिट के बाद भी कहीं नहीं मिल रहा, तो आप मेकिंग फोन कॉल, मोबाइल फोन से कॉल करें। दूसरा तरीका है, उसको रिमाइंड करें कि आपकी किस्त बकाई में हो गई, आपका खाता ओवरड्रो होना है, या आपका फसली ऋण में पैसा जमा, एनपीए हो गया। अगर वो फोन से भी कहीं संपर्क नहीं होता, नॉन रीचेबल, स्विच ऑफ, नंबर काम में नहीं है, कुछ भी हो सकता है, दोनों तरीके फेल हो गए। तीसरा तरीका फिर हम कहते हैं प्रेशर थ्रो गारंटर। तो उसमें किसी जहां जहां गारंटी थी उस गारंटर से फोन करते हैं, उनको बताते हैं, उसी की लिस्ट आपके बीसी सेंटर को भी, अगर हमारी ब्रांच से बीसी सेंटर है बना हुआ है, बीसी काम कर रहे हैं, तो उनको भी प्रोवाइड किए। तो हम उसको जो परसू करेंगे गारंटर के थ्रू, बीसी के थ्रू, बीएफ के थ्रू, या उसके फ्रेंड्स और सर्किल जो फैमिली में। आपको भी लिस्ट दे दिया है कि बीसी सेंटर पे कि आप ये देख लीजिए कि इनमें से कोई बंदा आता है तो जरा उसके, उसका परिवार का कोई आदमी आता है या कोई भी आता है तो उसको कहें कि आपका खाता खराब है, उससे संपर्क। तो ये तीसरा मेथड। ये मेथड भी खत्म होने के बाद बैंक नहीं मिल पाता तो डॉक्यूमेंट और कोर्स में बैंक अपना रिकवरी नोटिस जारी करता है। रिकवरी नोटिस का फॉर्म बैंक में तैयार रहता है, छपे हुए फॉर्म होते हैं, उसी पर लिख करके गारंटर को भी भेज दिया जाता है और बोरोवर को, लोन लेने वाले को भी बैंक मैनेजर रिकवरी नोटिस जारी करता है। पहला भेज देगा, नहीं आया जवाब डाक से, दूसरा भेजेगा, तीसरा भेजेगा, 2 या 3 रिकवरी नोटिस भेज दिए बैंक ने। रिकवरी नोटिस आर साइन और इश्यूड बाय द बैंक। अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो बैंक के पैनल पे जो वकील होते हैं, एडवोकेट होते हैं, एम पैनल वैल्यूअर, एम पैनल लॉयर, उनके थ्रू लीगल नोटिस मिलना। तो लीगल नोटिस और रिकवरी नोटिस फर्क है। रिकवरी नोटिस उसको भी कहते हैं, बैंक का रिकवरी नोटिस नॉर्मल होता है, और लीगल नोटिस जिसको बोलते हैं, लीगल नोटिस आ गया, लीगल नोटिस इज इशूड बाय द लीगल लॉयर ऑफ द बैंक, वो लीगल नोटिस। तो फिर लीगल नोटिस जो जाता है वो जैसा बैंक का फॉर्मेट है लीगल नोटिस का, बैंक वकील के पास में, एम पैनल वकील है, वो ऑन बिहाफ ऑफ द बैंक, बैंक के बिहाफ पे कर्जदार को लीगल नोटिस जारी करता है, खाते को रेगुलर करिए, नहीं तो लीगल कार्रवाई शुरू हो। यहां तक
लीगल नोटिस कर दिया एडॉप्टेड फॉर द रिकवरी ऑफ बैंक। ये मेथड है जो बैंक एडॉप्ट करता है। यहाँ तक प्रीफिक्स था, रिकवरी का प्रोसेस था, क्या क्या। अब मैं आपको चार पांच ये रिकवरी के मेथड बताए जाएंगे, जो वही मेथड है जो मोस्टली नॉर्मल कोर्स में लीगल और हार्ड और बैंकों के लिए पर्टिकुलर है, सिर्फ उन्हीं पर चर्चा होगी, बाकी जनरल नहीं करते उन्हीं पर। ये आप नोट करें, सरफेसी, SARFAESI एक्ट, सरफेसियल। इसको नोट कर लें, शायद साहब ने शब्द नहीं सुना होगा मोस्टली। किसी ने सुना है सरफेसी? कोई जानकारी किसी को? नो सर। सरफेसी की जो स्पेलिंग है, जो फुल फॉर्म है, वो पहले नंबर पे द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, ये इसका पूरा नाम। सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। बहुत लंबा नाम है, लेकिन मल्टीपल चॉइस में जब क्वेश्चन में अगर आएगा तो पूरा लिखा हुआ है। सरफेसी, SAR वाला जो शब्द जो अभी आपने लिखा है, पूरा लिखा हुआ आ जाएगा। ये एक्ट SARFAESI, ये एक्ट 2002 में गवर्नमेंट इंडिया से पास हुआ। 2002 में ये एक्ट बना, 2002 में एक्ट बना, जो सिर्फ बैंकों की रिकवरी के लिए, सिर्फ बैंकों की रिकवरी के लिए लीगल इसको मान्यता दी गई कि बैंकें अपनी जहां प्रॉपर्टी में, सरफेसी एक्ट के तहत बैंक अपनी वसूली कर सकती है। इस एक्ट के तहत बैंकों को अधिकार दिया गया कि जहां पर सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी का वसूली कर लीजिए। तो सरफेसी एक्ट बैंक को अधिकार दिया गया। वो सरफेसी एक्ट कहाँ लागू होगा, कौन से लोन में, कौन से खातों में लागू होगा? वो चार तो उसकी चीजें। नंबर एक, जहां पर सिक्योरिटी अवेलेबल है, द डेप्ट इज सिक्योर, नंबर ए जो लिखा हुआ है, द डेप्ट इज सिक्योर, जो कर्ज है वो सिक्योर्ड है सिक्योरिटी से। नंबर दो, द डेप्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड और क्लासिफाइड एज एनपीए बाय द बैंक। कम है, नहीं होनी चाहिए। सरफेस एक्ट में जहां लागू हो जाता है, ये सब चीज हो गई, तो बैंक अपने एक अधिकारी को ऑथोराइज ऑफिसर नियुक्त कर देता है। ऑथोराइज ऑफिसर, बैंक किसी एक उच्च अधिकारी को ऑथोराइज ऑफिसर नॉमिनेट कर देता है। बोर्ड ऑथोराइज ऑफिसर सेक्शन 13/2 सबसे पहले नोटिस देगा। लीगल नोटिस वहां हो चुका था, उससे कोई लेना देना नहीं। अब बैंक का वो वकील ने दिया था, उससे इसका नहीं आएगा। बैंक का ऑथोराइज ऑफिसर सबसे पहले सेक्शन 13/2 ऑफ सरफेसी एक्ट में नोटिस जारी करेगा कर्जदार को और गारंटर दोनों को, जिसमें 60 दिन का टाइम देते हैं कि आपके पास ये हमारा लोन है, इसको जमा करिए किसमें, तो पूरा हिसाब, वो फॉर्मेट है पूरा बैंक का, प्रेस। 60 दिन तक बोरोवर को टाइम, बैंक का ऑथोराइज ऑफिसर उसको सेक्शन 13/4 में दूसरा नोटिस जारी कर। 13/3 का कोई नोटिस नहीं है, 13/2, उसके बाद डायरेक्ट 13/4 सेक्शन 13/4 में एक नोटिस करेगा। और उस नोटिस के आधार पर जो संपत्ति है, जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी पर पजेशन ले लेगा, अपने कब्जे में ले लेगा। कब्जे में दो प्रकार के, सिंबॉलिक पोजीशन, एक फिजिकल पोजीशन। सिंबॉलिक पोजीशन पहले
वहां से इनकी अनुमति ले ली जाती है कि हम इस प्रॉपर्टी को, संपत्ति को अपने कब्जे में ले रहे हैं। परमिशन मिल जाती है, प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले लेता है। तो ज्यादा बड़ा वो नहीं है लिटिगेशन। बैंक के अधिकारी, ऑथराइज ऑफिसर को अधिकार है कि संपत्ति को 13 का नोटिस दे करके अपने पोजेशन में लेते। पोजेशन कैसे लेते हैं? जो संपत्ति है उस पर उसको नोटिस लगा दिया, या उसकी दीवार पे या उसके गेट पर पेंट से भी लिखवा सकते हैं बैंक कि ये संपत्ति सरफेसी एक्ट में नीलामी के लिए इसको पोजेशन में लिया जाता है। बैंक का नाम लिख जाता है नीचे। उससे क्या फायदा होगा? 13 दिन में 15 दिन का टाइम होता है नोटिस को, कि 15 दिन के अंदर आप अपना हमें जवाब दीजिए या पैसा जमा करिए, नहीं तो प्रॉपर्टी को बेच दिया जाए। हमारे अधिकार में बैंक का ऑथराइज ऑफिसर उस प्रॉपर्टी पे ताला मार देगा, प्रॉपर्टी को सील कर देगा और अपने पोजेशन में चाबी लेगा। ये प्रॉपर्टी हमारे पोजेशन में आ गई। इसी बीच में नोटिस पे अगर लिखा हुआ है, पेंट किया हुआ है, तो किसी प्रकार का फैमिली डिस्प्यूट, लीगल डिस्प्यूट, कोई लिटिगेशन या किसी और बैंक का कोई कर्जा तो नहीं है, सारी चीजें वहां क्लियर हो जाती है। दूसरा, मार्केट में पता चल गई लोगों को कि ये प्रॉपर्टी उस बैंक में बंधक है, तो इसमें किसी प्रकार का कोई विवाद है या लिटिगेशन है या कोई गड़बड़ है तो बैंक को सूचित करेगा उसको। अगर बैंक नहीं करता है तो बैंक का प्राधिकारी, सक्षम प्राधिकारी स्थानीय समाचार पत्रों में, लोकल न्यूज़पेपर में, लोकल रीजनल लैंग्वेज में उसका इस्तार देगा, नोटिस एडवर्टाइज करेगा कि ये प्रॉपर्टी बिकने वाली। ज्यादातर आपने डेली न्यूज़पेपर में देखा ही होगा, किसी न किसी बैंक का बहुत बड़ा आधा आधा पेज, पूरा पूरा पेज नीलामी सूचना में लिखा रहा बैंक का। वो नीचे प्राधिकारी अधिकारी लिखा रहा, प्राधिकृत अधिकारी देखा, ऑथोराइज ऑथोराइज ऑफिसर स्थानीय न्यूज, स्थानीय भाषा के न्यूज़पेपर में, स्थानीय समाचार पत्र में उसका विज्ञापन देगा कि ये प्रॉपर्टी हमारे पास बंधक है। उसमें प्रॉपर्टी का नाम, गारंटर का नाम, कितने रुपए की वैल्यू है, कितने रुपए में बिकेगी, कितना बैंक का लोन है, सारा पूरा डिटेल होता है। अब इस प्रॉपर्टी को हम इस डेट में इस स्थान पर इतने बजे बेचें, जिसको खरीदनी है। अखबार में दे दी गई, न्यूज़पेपर में देने के बाद प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन पहले करा लेते हैं। पोजेशन में जब लेते हैं प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, वैल्यूएशन शब्द वो है जो बैंक के एमपैनल वैल्यूअर होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं, इंजीनियर, लॉ वैल्यूअर होते हैं, उनसे वैल्यूएशन करा ली जाती है वैल्यूअर से, जिससे पता चला कि ये प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू आज की डेट में, वो मार्केट वैल्यू भी न्यूज़पेपर में दिया है कि इसकी आज तक मार्केट वैल्यू इतनी है, लोन हमारा है। तो खरीदार को पूरी जानकारी न्यूज़पेपर से मिल जाती है, अदरवाइज वो ऑथराइज ऑफिस संपर्क कर सकता है और उस तारीख को ये प्रॉपर्टी बैंक ऑफिसर, ऑथराइज ऑफिसर नीलाम कर, सेल हो जाएगी। दो नोटिस देने के बाद में 2-3 बार में सेल। सेल में जो अगर पैसा ज्यादा आ गया प्रोसीड, तो बोरोवर को ज्यादा दे दिया, बात हमने अपना लोन अकाउंट क्लोज कर दिया बैंक ने, बाकी पैसा बोरोवर को दे दिया, उसको नोटिस दे दिया कि आपका नोटिस हो गया, आपका पैसा ही है आपके खाते में। और जिसने प्रॉपर्टी परचेज करी है, खरीदी है, ऑथराइज ऑफिसर उसकी फेवर में सारे डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। दिस इज द प्रोसीजर एडॉप्टेड बाय द बैंक अंडर सरफेसी। सरफेसी एक्ट में बैंक के प्राधिकारी को पूरा अधिकार है कि प्रॉपर्टी को अपने पोजेशन में ले, प्रॉपर्टी को बेचे, और अगर टाइम लिख रहा है तो उसमें रिकवरी एजेंट या कोई भी दूसरा मैनेजर नियुक्त कर सकता है कि 2 महीने के लिए रिकवरी का आप इसको सेल करें। तीनों अधिकार दिए हुए प्रॉपर्टी को बेचने से लेकर के प्रॉपर्टी को रिकवरी को मैनेज करें अधिकार। दिस इज द सर्फेसी एक्ट। जो बैंक है जिसका उपयोग आजकल सबसे ज्यादा कर रहे हैं, सारी बैंकों की प्रॉपर्टी सरफेसी एक्ट के तहत ही बेची जाए। इसमें कहीं किसी प्रकार का कहीं कोर्ट इंटरवेंशन नहीं, लीगल प्रोविजन है जो एक्ट 2002 में पास हुआ था उसके तहत कार्रवाई है। यह है सरफेसी एक्ट। इस एक्ट में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, कोई भी बंदा। नहीं, चलिए। दूसरा है लोक अदालत, रिकवरी थ्रू लोक अदालत। लोक अदालत तो नाम सुना होगा आप लोगों ने। लोक अदालत
लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बिल 1987, लोक अदालतों का जो गठन किया गया हमारे देश में, वो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बिल 1987, इसको नोट कर लीजिए लोक अदालत के आगे। इस बिल को पार्लियामेंट में पास करके, ये लीगल सर्विसेज बिल को पास करके लोक अदालतों का गठन किया गया। राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और तहसील स्तर पर इनका आयोजन किया जाता है, जिसमें सारी सरकारी ड्यूज और दी गवर्नमेंट ड्यूज को रिकवर करने का अधिकार है, इंक्लूडिंग बैंक लोन। बैंक लोन के लिए सिर्फ कहा गया कि बैंक लोन अप टू 20 lakhs। एक तो उसका लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बिल 1987 नोट कर लीजिए, आगे अमाउंट भी लिख लो कि इन्वॉल्विंग अमाउंट अप टू 20 lakhs। 20 लाख रुपए तक के लोन की वसूली के लिए लोक अदालतें बैंक के ड्यूज को वसूल कर सकती है। प्रोसीजर क्या होता है? लोक अदालत जब आयोजन की जाती है जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर या राज्य स्तर पर, इसमें उसका एक अखबार में इश्तार आता है कि उस तारीख को लोक अदालत, आपने पढ़ा भी होगा मोस्टली, जिले पर या तहसील पर, वहां पर उस स्कूल में, उस तहसील में या उस ब्लॉक पे या गढ़ में, जजी कॉम्प्लेक्स में या किसी दूसरी सरकारी जगह पर वो लोक अदालत लगाई जाए। वही लोक अदालत सूचना होगी लोक अदालत की तरफ से। लोक अदालत की तरफ से बाद में कंसर्न डिपार्टमेंट, जो भी जिस विभाग का ड्यूज होने हैं, सरकारी ड्यूज इंक्लूडिंग बैंक, तो बैंक अपने स्तर से अपने नोटिस निकालेंगे कर्जदारों को कि इस तारीख को लोक अदालत लगाई जा रही है, आप अपने लोन को अगर सेटल चाहते हो तो लोक अदालत में प्रेजेंट, पूरा डिटेल के लिए। तो इसमें लोक अदालत में जुडिशियली लोग बैठते हैं, जज वगैरह बैठते हैं, बैंक के मैनेजर बैठते हैं, और सामने लोन लेने वाला आ गया। लोक अदालत के सामने जो फैसला हो जाता है, जो तीनों को मान्य होता है, वो उसमें लागू। ये सिंपल तरीका है लोक अदालत का, जो कि जुडिशियल है और लीगल, खुले में लगता है, ऑन द डे लगता है। ये लोक अदालत का दूसरा तरीका है, जिसमें बैंक 20 लाख रुपए तक की रिकवरी लोक अदालत के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन इसमें सारे कर्जदारों को सूचना बैंक देगा, उनको नोटिस निकालेगा, उनके गांव देहात में घूमेगा, उनको सूचना कैसे भी पहुंचाएगा, उनको रिकवरी करने के लिए लोक अदालत में प्रेजेंट होगी। यह है लोक अदालत। तीसरा मेथड है रिकवरी ऑफ द एडवांस थ्रू कंप्रोमाइज सेटलमेंट। पहला सरफेसी एक्ट हो गया, दूसरा लोक अदालत हो गई, तीसरा है कंप्रोमाइज सेटलमेंट। कंप्रोमाइज में मोस्टली आएंगे, कंप्रोमाइज तो आज सब चाहते हैं कंप्रोमाइज करा दीजिए हमारे लोन का। कंप्रोमाइज का मतलब हो गया कंप्रोमाइज सेटलमेंट ऑफ द बैंक लोन, ओटीएस। ओटीएस मतलब वन टाइम सेटलमेंट, ओटीएस वन टाइम सेटलमेंट। वन टाइम सेटलमेंट का पैसा जो कंप्रोमाइज होगा ऑन द डे होगा, उसी दिन कर लीजिए और एक बार में दीजिए। फिर उसका जो है सेटलमेंट का फिर पैसा किस्तों में नहीं होगा कि 2 बार में जमा कर देंगे या 3 बार में कर, नो। ओटीएस मतलब आज ही बात करिए कितने में सेटलमेंट होता है, आज ही जमा कर। अब होता कैसे ओटीएस? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने बैंकों को याद दीजिए कि अपनी वसूली के लिए आप एक कंप्रोमाइज सेटलमेंट करना शुरू करिए, और अपने मॉड्यूल में ये कंप्रोमाइज सेटलमेंट का फॉर्मेट डिजाइन करें, अपने बोर्ड में पास करें, और उसका कंप्रोमाइज का मॉड्यूल सारे कंप्यूटर सिस्टम में सेटअप करें, जिससे कि कोई भी कर्जदार ऑनलाइन उस मॉडल का यूज कर सके। इसमें मैक्सिमम जो लोग हैं वो कंप्यूटर से कोई भी कर्जा ज्यादा तो कर नहीं पाएंगे ऑनलाइन अप्लाई, वो कोशिश करेंगे कि आपके बीसी सेंटर से उसको प्रोसेस करें। तो इसलिए बीसी सेंटर और बीएफ सेंटर जहां खुले रहेंगे, जन सेवा केंद्र आप लोगों के बैंक वाले, नेचुरली उसमें आप जैसे ही बैंक का मॉड्यूल डालोगे, आपके पास कोई आदमी आ गया कि मेरा कंप्रोमाइज करा दीजिए बैंक से, तो वो आपके बीसी सेंटर से ऑनलाइन अप्लाई करेगा, आप उसके ऑनलाइन अप्लाई करा दीजिए। है क्या सिस्टम? बहुत अच्छा प्रोसीजर है, आपने कुछ नहीं करना है। वो अगर अपना लीगल नोटिस लेके आ गया या बैंक का नोटिस लेके आ गया या कुछ नहीं लेके आया, उसने अपना अकाउंट नंबर भी आपको बता दिया, तो आपने जैसे ही बीसी सेंटर पे इस मॉड्यूल को खोला, बैंकों के सारे बैंकों के हैं ये खुले हुए, बैंकों का इस प्रकार का लोन सबसे बढ़िया ये कंप्रोमाइज प्रोग्राम, जिसमें बैंक के कम से कम पैसा ले रहे हैं, मिनिमम पैसा ले रहे हैं, मैक्सिमम नहीं। ऐसा नहीं कि 5 लाख का लोन है तो हम 4 लाख रुपए या 3 लाख, और मिनिमम कैसे तय करते हैं?
जैसे ही आपने मॉड्यूल खोला, आपने अकाउंट नंबर डाला और ओटीएस को क्लिक मार दिया, तुरंत विद इन ए मिनट में अंदर आपके सामने वो पैसा आ जाएगा कि ओटीएस में इतना रुपए थे। सामने जो लोन वाला बैठा है उसको बता दीजिए कि आपको इतने रुपए में बैंक कह रहा है कि इतने में ओटीएस हो जाएगा। उसे बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, वो आपके सामने बैठ के देखो ओटीएस आ रहा है। ये बैंकों का बहुत अच्छा मॉडल है। उतने पर अगर वो तैयार होता है कि साहब मैं कर लूंगा, इतने में तैयार हो गया वो, बस ठीक है, जा चले जाओ बैंक में ओटीएस में। आपने उसको ओटीएस मॉडल में कंफर्म कर लिया, आप प्रोसेस नहीं कर सकते आगे, उसको बस अमाउंट बता सकते हैं और उस प्रोसीजर को एडॉप्ट करने के लिए वो कहता है जमा कराना है, वो ठीक है बैंक में जाके जमा कर दो, ये लो। 100% काम आपने कर दिया, किसी ने कर दिया कंप्रोमाइज। इसमें कहीं कोई न तो आप गड़बड़ कर सकते हैं ना बैंक कर सकता है, ना बैंक के मैनेजर को अधिकार है। वो कहता है नहीं साहब ये तो 2,80,000 रुपए आ रहा है, मैं तो इतना नहीं दूंगा, तो बोला नहीं दोगे मन दो। क्योंकि ये बेंच मार्क जो है बैंक ने तय किया हुआ है कि इससे नीचे और इससे ज्यादा नहीं होगा। जो अमाउंट ओडीएस में आ रहा है वो वन टाइम पेमेंट करना है, इसमें कोई कंप्रोमाइज दोबारा नहीं होगा। दिस इज ऑलरेडी कंप्रोमाइज अमाउंट है, मिनिमम अमाउंट है, अप टू ऑप्टिमल अमाउंट है, जो लेना बैंक को जितना लेना है उतना ही। एक एप्लीकेशन फॉर्म की जरूरत पड़ती है, एक पेज का फॉर्म है, उस पर साइन कराते हैं। ऑनलाइन भी हो जाएगा, ऑफलाइन भी हो जाएगा। दिस इज द third process of recovery. Fourth one is D is the recovery of the bank loan by filing a civil suit. नहीं आया, नहीं आ रहा है, तो बैंक को यह अधिकार है कि किसी भी रिकवरी, अपने जिले के रिकवरी कोर्ट में किसी भी कर्जदार के अगेंस्ट में केस दाखिल कर, रिकवरी शूट दाखिल। तो दिस इज कॉल्ड द फाइलिंग ऑफ द सिविल सूट फॉर रिकवरी। बैंक के वकील ऑन बिहाफ ऑफ द बैंक बैंक को साथ लेकर के और केस फाइल कर देते हैं। वहां पर से सम्मन जाते हैं, नोटिस जाते हैं, बैंक के वकील केस लड़ते हैं, जज जुडिशियली होती है, कर्जदार होता है, उसके वकील होते हैं, बहस चलती है, डे बाई डेट लगती है, जो कागज वो मांगते हैं। अंत में जो भी निर्णय है, और जब तक निर्णय है वो कोर्ट को करना है, डिसीजन कोर्ट को देना है, माननीय कोर्ट को। जो भी डिसीजन माननीय कोर्ट देंगे वो बैंक के और कर्जदार दोनों पर लागू। सिविल सूट का बहुत पुराना तरीका है जो अभी चल रहा है, लेकिन चूंकि इसमें टाइम टेकन है, समय ज्यादा लग जाता है, इसलिए बैंकों को अलग से दूसरी वसूली के लिए सरफेसी एक्ट है, लोक अदालत है, और दूसरे भी आ रहे हैं डीआरटी वगैरह, उससे ज्यादा प्रोसेस है। जो केस कहीं नहीं होता वो रिकवरी शूट तो दाखिल हो जाए उसमें। ये चौथा तरीका था। पहला हुआ सरफेसी एक्ट, दूसरा हुआ लोक अदालत, तीसरा हुआ कंप्रोमाइज, चौथा हुआ रिकवरी फाइल थ्रो रिकवरी एक्ट कोर्ट, एंड पांचवा, पहला सबसे बढ़िया जो वो था वो डीआरटी था, सॉरी वो सरफेसी था बैंकों के लिए। ये डीआरटी है। डीआरटी मीन्स डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा सा 5 मिनट के लिए अटेंशन इस पर जरूर देना, ये बहुत अच्छा है। डीआरटी, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, टू रिकवर द टू रिकवरी ऑफ द बैंक डेब्यू टू द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1993, 1993 में डीआरटी का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बैंक और फाइनेंशियल बैंकों की वसूली और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की वसूली के लिए बैंक का 1993 में एक एक्ट गठन किया गया, डीआरटी का गठन किया, पर्टिकुलरली बैंकों की रिकवरी के लिए। ये जो कोर्ट है, ट्रिब्यूनल जो बना हुआ है, ये बैंकों की रिकवरी के लिए बना है, प्रॉपर बैंक की रिकवरी, और बहुत इजी है। इसमें क्या है, इनका पर्पज क्या था डीआरटी गठन का, 1993 में गठन किया गया डीआरटी का पर्पज ये था कि जो प्रॉब्लम्स रिकवरी में आ रही है बैंकों को, उनको रिजॉल्व करना। नंबर टू, इजी रिकवरी ऑफ द बैंक्स लोन, बैंकों की रिकवरी को बहुत इजी करना। और तीसरा, स्पीडी करना, जस्टिस करना, स्पीडी जस्टिस करना। और लास्ट है कि जो रिकवरी असेट्स अनब्लॉक्ड हो चुके हैं, रिकवरी नहीं हो पा रही है,
उनको अनब्लॉक कर, और बनाकर ये पूरा इतना बढ़िया इजी सिस्टम बैंकों का एडेप्ट किया जाए जिससे बैंकों की वसूली जल्दी हो जाए, इजीली हो जाए, स्पीडली हो जाए और लीगल हो जाए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए डीआरटी का गठन किया गया। डीआरटी में जो जुडिशियली जो जज होते हैं वो उसके चेयरपर्सन और चेयरमैन होते हैं। दूसरे, बैंकों के उच्च अधिकारी वहां पर डेपुटेशन पे जाते हैं। दो ही पार्टी होती है, जुडिशियल वाले हो गए, बैंक वाले हो गए। डीआरडी में जो पदाधिकारी हैं वो जुडिशियल वाले हैं और बैंक वाले, और पूरा ये करते हैं। इसका देखिए, लोक अदालत में हमने कहा बताया था, लोक अदालत में जो अमाउंट है बैंक का 20 लाख से नीचा है, जहां रिकवरी 20 लाख से नीचे केस खराब हुआ तो वो लोक अदालत, सॉरी वहां लोक अदालत में जाते हैं। यहां पर देखिए एनपी अमाउंट ऑफ 20 एंड एबव, या 20 लाख से ऊपर वाले केस ही फाइल होंगे इसको डीआरटी बैंकों के। बैंकें अपना केस फाइल करती हैं डीआरटी में। डीआरटी दोनों पार्टियों को सम्मन करता है, वेट करता है और अप टू प्रोसेस करता है कि 3 या 4 हियरिंग में केस को खत्म करें। मैक्सिमम अप टू 180 डेज, 180 दिन, मतलब 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर इस रिकवरी प्रोसेस को खत्म कर दिया जाए और जो भी डीआरटी का ऑर्डर है, अवार्ड है, वो बैंकों पे और कर्जदार पे लागू। इन केस कोई भी बैंक या पार्टी दूसरी सामने वाली उसके डीआरटी के ऑर्डर से सहमत नहीं है तो डीआरएटी में अपील कर सकती है। अपील एंड अथॉरिटी भी इसके। तो ये डीआरटी जो बना गया, ये पूरा बैंकों की रिकवरी के लिए वहां सुनवाई होती है पूरी, स्पेशली फॉर द पर्पज ऑफ बैंक एंड। ये चौथा तरीका था जो दिया। 5 लास्ट है रिकवरी। अब आपको हो गया, ये लोन वसूल किया हमने बोरोवर से, सारे तरीके, सरफेसी एक्ट लागू किया, डीआरटी किया, कंप्रोमाइज किया, लोक अदालत करी या सिविल सूट दाखिल। 5 तरीके हैं रिकवरी के लिए जो हार्ड है। 5 में वसूली बैंक की हुई। इन केस में बोरोवर से हुआ। आपके पास ऐसे भी लोन आएंगे, ऐसे भी पर्सन आएंगे जिनको बैंक का नोटिस गया हुआ है गारंटर को, या वकील का नोटिस भी गया हुआ है गारंटर को, क्योंकि जहां पर बोरोवर को नोटिस देते हैं इसकी कॉपी को हम गारंटर को ही देते हैं। कोई गारंटर है, भाई मेरे पास तो गारंटर था, मैं उस केस में आपसे ही बात कर रहा थी, से बंदा आता है, ये मेरे को क्यों नोटिस देती है, मैं तो गारंटर हूं केस में, बोरोवर को क्यों नहीं किया गया। तो आपकी जानकारी बताने के लिए कि नहीं, गारंटर अगर आ रहा है तो गारंटी का जो सेक्शन है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 128, अंडर सेक्शन 128 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये प्रावधान है कि सबसे पहला जो पैसा वसूल किया जाएगा वो प्रिंसिपल डेप्टर से वसूल होगा। प्रिंसिपल डेप्टर मींस मूल कर्जदाता, जिसको हमने मुख्य रूप से कर्ज दिया है। तो प्रिंसिपल डेप्टर मींस मूल कर्जदार, बकायेदार, उससे वसूल करेंगे, उसकी संपत्ति से वसूल करेंगे, सारे मींस उस पर यूज करेंगे। उसके बाद अगर बैंक का पैसा वसूल नहीं होता या वहां फेल हो जाता है प्रिंसिपल से, वहां पर उसकी लाइबिलिटी से हम नहीं कर पा रहे रिकवरी, तो सेक्शन 128 के अंदर सेकेंडरी लाइबिलिटी गारंटर की है। वही सारे प्रोसीजर हम गारंटर पर भी यूज कर सकता है अंडर सेक्शन 128 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1822। ये जानकारी को बताया गया कि ऐसा नहीं कि प्रिंसिपल कर देगा, सबसे पहले प्रिंसिपल क्रेडिटर ही देगा, डेप्टर ही देगा, उसके बाद में उसकी लाइबिलिटी अगर नहीं होती है तो गारंटर के ऊपर भी है, लेकिन गारंटर कब आएगी, सेकेंडरी है। ये अभी के सेशन में आज में लोन का क्लासिफिकेशन, प्रोविजनिंग नॉर्म्स, असेट्स क्लासिफिकेशन, मेथड ऑफ रिकवरी स्पेशली फॉर द बैंक एंड एफआईस, ये आपको अभी बताया गया सब। इसमें कहीं कोई, अब मेरा समाप्त होने वाला है, तो किसी को एक मिनट, मैं किसी को डाउट या क्वेश्चन
मेरे को क्या पहना है नया नया गाड़ी में। बिल्कुल पूछिए अब आप। अबे इसको बेचना है, अबे बुलेट लेना है अबे। और मतलब क्या हाल चाल है? और भाई बहुत राजेश बात जी है, कह रहे हैं, राजेश जी। बता गया है लेकिन कोई किसी को डाउट या क्वेश्चन कोई हो तो पूछ लीजिए अरे इसमें। लौड़ा मन मीटिंग चलत रे मित्रा। अभी जाना है, अटेंडेंस लगवाना है, जो बोला इधर है। सर कोई डाउट नहीं है। अबे जींस तुम कहाँ से खरीद रहा है वो सड़ी वाला डी मार्ट से? माइक अरे हेलो, माइक किसका चल रहा है? बंद करो ये। जो दे देता है पहले लेता हूँ काट। विकास कुमार का माइक था कि राजेश जी का था? ये कोई किसी और का कोई माइक है डाउट सर। कोई डाउट या क्वेश्चन पूछिए। नो डाउट सर। मैं आगे बढ़ रहा हूँ फिर। ओके सर। अब आप समाप्त कर रहे हैं। अब दोबारा उसको 5 मिनट में रिपीट करते हैं। नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, एनपीए। एनपीए वो लोन अकाउंट्स हैं जो परफॉर्म नहीं करते, बस कुछ नहीं, इससे ज्यादा। और उनकी कैटेगरी जो है, लोक अदालत में क्या है कि लोक अदालत वो स्कीम है जो राज्य स्तर पर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के तहत गठन किया गया, जिसमें राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और तहसील स्तर पर किया, जिसमें बैंकों का 20 लाख रुपए तक की रिकवरी का कंप्रोमाइज होता है, सुनवाई होती है। ये लोक अदालत है। असेट्स क्लासिफिकेशन। असेट्स क्लासिफिकेशन परफॉर्म और नॉन परफॉर्म। स्टैंडर्ड असेट्स वो असेट्स हैं जो बिल्कुल ठीक है। सब स्टैंडर्ड असेट्स वो हैं जो 90 बनने से 90 दिन तक एनपीए है। डाउटफुल कैटेगरी वो है जो 12 महीने से लेकर के और 3 साल और एबव तक एनपीए है। लॉस एसेट्स वो हैं जहां पर सिक्योरिटी 5% से कम होती है और बैंकों की वसूली की कोई संभावना नहीं होती है, वो लॉस एसेट है। ये क्लासिफिकेशन जो मैंने बताया। आउट ऑफ ऑर्डर अकाउंट्स वो हैं जो 90 दिन से ज्यादा लिमिट से ऊपर चलते हैं, वो आउट ऑफ ऑर्डर है। सरफेसी एक्ट 2002 बैंकों की वसूली के लिए बनाया गया और इसमें बैंक के अधिकारियों को अधिकार दिया गया। लोक अदालत दोबारा फिर आ गई। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत लोक अदालतों का गठन किया गया, बैंकों की वसूली के लिए आयोजन किए गए, जिसमें बैंकों की 20 लाख तक के लोन वसूल कर सकती है। डीआरटी, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, 1993 में डीआरटी का गठन किया गया, जिसमें ये, हाँ, डीआरटी में एक चीज ध्यान रखिए, क्वेश्चन आएगा अभी। ये क्वेसी जुडिशियली बॉडी है। क्वेसी, QUASI, जुडिशियल। क्वेसी जुडिशियल का मतलब होता है जहां पर जजेस के अधिकार भी प्राप्त है इनको जुडिशियली, और नॉन जुडिशियली भी काम ये करते हैं। तो फुल्ली ये जुडिशियली कोर्ट नहीं है, जैसे सिविल सूट वाला रिकवरी कोर्ट है, दैट इज द फुल्ली रिकवरी कोर्ट। ये क्वेसी जुडिशियली कोर्ट है, यहाँ पर जज बैठते हैं। इसमें चेयरपर्सन और चेयरमैन जो होता है वो जज होते हैं बैंकों के अधिकारियों तक। ये बॉडी बनाई सिर्फ जो है क्वेसी जुडिशियली, बैंकों की वसूली के लिए। निगोशिएटेड सेटलमेंट, ऐसा सेटलमेंट जो कंप्रोमाइज के थ्रू किया जाता है, और बैंकों के सारे ऐप इसमें खोले हुए हैं। ये थोड़ा सा समअप था। इसके बाद अभी 8-10 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इनको देख लीजिए, क्लास समअप हो जाएगी फिर। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, लोन एंड एडवांसेस ऑफ द बैंक्स अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑन द साइड ऑफ असेट साइड में, ठीक है। बैंक के जो लोन एडवांस हैं वो बैंक बैलेंस शीट में असेट साइड में मेंशन होते हैं। असेट साइड में जितने भी आते हैं वो लोन एडवांस है। दूसरा, ए लोन एंड एडवांस ऑफ ए बैंक इज डिफाइंड एज एनपीए when remain overdue or out of order for a period more than 90 days। 90 days। more than 90 days। मोर देन 90 डेज। हाँ, 90 दिन से ज्यादा अगर आउट ऑफ ऑर्डर है या ईएमआई नहीं आ रही है तो एनपी हो जाएगा। जी। तीसरा है, डाउटफुल जो असेट्स है उसका पीरियड कितना है? सब रिमेन्स इन सब कैटेगरी फॉर ए लोन एट लीस्ट 12 मंथ, 12 महीने तक सब हाँ सर। डाउटफुल में चला जाता है। 12 महीने का अगर एनपी हो गया तो डाउटफुल हो गया, और अब तो हाँ 12 सब पेपर स्टैंडर्ड होता है।
फोर्थ है द स्टैंडर्ड असेट्स ऑफ द बैंक इज डिफाइंड एज ए असेट्स विच इज नॉट ए नॉन परफॉर्मिंग। जो एनपीए नहीं है वो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड एसेट्स। वो असेट्स स्टैंडर्ड हो गया। स्टैंडर्ड मतलब बिल्कुल रेगुलर, एनपीए नहीं है वो स्टैंडर्ड। तो इसका आंसर जो है पहला ही है, फर्स्ट। पांचवा क्वेश्चन है व्हेन विल ए लोन विल बी कॉल्ड एज एनपीए। बैंक का लोन एनपीए कब हो जाता है? नंबर एक, ईएमआई 90 दिन से ज्यादा बकाया हो गई। दूसरा, अकाउंट इज आउट ऑफ ऑर्डर मोर देन 90 डेज। थर्ड, बिल्स रिमेन्स ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 डेज। तीनों चीज लागू होती है इसमें। ऑल ऑफ द अबव। थ्री हो, एल ऑफ एल, ऑल ऑफ तीनों है। ये डॉक्यूमेंट वाला है छठवां क्वेश्चन, इसलिए इस पर मत चर्चा करिए, चाहे डॉक्यूमेंटेशन आपको नहीं बताया। डॉक्यूमेंट क्यों नहीं बताया हमने? डॉक्यूमेंट का जो लोन बताया तब ये था कि डॉक्यूमेंट बैंक अपने से कराता है, सारे डॉक्यूमेंट बुकलेट फॉर्म में है, तो उसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन और लीगल जो एस्पेक्ट है वो आप लोगों को बीसी को नहीं प्रोसेस में लाया, तो इसलिए इसको छोड़ दिए छठवें को। सातवां क्वेश्चन है द सब स्टैंडर्ड असेट्स इज वन विच द रिमेन्स एनपीए फॉर ए पीरियड ऑफ लेस देन और इक्वल। सब स्टैंडर्ड कब तक रहता है? लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ, लेस देन 12 लेस देन 12 महीने से तक अगर खराब हो गया तो वो सब स्टैंडर्ड। आठवां क्वेश्चन है एज पर सरफेसी एक्ट इफ द बोरोवर फेल्स टू रिपे कंप्लाई विद द नोटिस। हमने जो नोटिस दिया था सरफेसी एक्ट में ऑथराइज ऑफिसर ने, तो बैंक क्या क्या कर सकता है? नोटिस के बाद भी नहीं आ रहा है तो क्या करेगा? नंबर ए, द बैंक कैन टेक पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। बी, द बैंक कैन सेल और लीज द असाइनमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। सी, द बैंक कैन मैनेज टू असेट्स टू अपॉइंट एनी पर्सन टू मैनेज द प्रॉपर्टी। तीनों ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ। देखो, नोटिस दिया तो बैंक पोजेशन में लेता है 13(4) में। दूसरा, उसके बाद में उसको सेल कर सकता है। तीसरा, कहीं दिक्कत आ रही है तो वहां पर रिकवरी एजेंट अपॉइंट या किसी मैनेजर को मैनेज कर सकता है कि इसको प्रॉपर्टी को मैनेज कर। तीनों लागू। विच एक्ट एनेबल टू सेटिंग अप द लोक अदालत। लोक अदालत का गठन जो किया गया था किससे किया गया था? सरफेसी 2, रिकवरी ऑफ डेट क्रेडिट ड्यूज नो, रिकवरी रेवेन्यू रिकवरी एक्ट 1890 नो। डी वाला है द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987, इसके तहत लोक अदालत का गठन किया गया। 10वां क्वेश्चन है डीआरटी इज ए क्वासी जुडिशियल बॉडी। डी वाला जो है क्वासी जुडिशियल भी होते हैं, बैंक भी होते हैं। आप लोगों के बस इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आने ठीक है मल्टी चॉइस क्वेश्चन में, जो मैंने सब्जेक्ट ये चाहे लोन एडवांस का है चाहे आर रिकवरी वाला है, तो इसमें एक आध दो क्वेश्चन ऐसे आएंगे। तो डीआरटी का आ गया क्वासी जुडिशियल लिख दिया, बस हो गया। किस एक्ट में हुआ इतना हो गया। डीआरटी में कितने रुपए तक का लोन डील किया जाता है? 20 लाख से ऊपर वाला हो गया। ऐसे उसमें तरुण की क्या परिभाषा है, किसान उसकी क्या परिभाषा है, एमएसएमई माइक्रो की क्या है, माइक्रो में कितने तक का है, स्मॉल में कितना है, अभी आपको वो हो गया। लेकिन जैसे ही आपको इसकी स्लाइड मिल जाएंगी सब लोगों की, तो आप अपने आराम से इसको कर दें। बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं आते, बहुत मल्टी चॉइस के छोटे छोटे क्वेश्चन बातें पूछिए ऐसे जो आपके स्टैंडर्ड में बताए गए, जो यहाँ पर प्रोसेस किए। अब मेरा ये समाप्त होगा, इससे पहले किसी को कोई डाउट या क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकता है। नो सर, थैंक यू। 5 मिनट का टाइम है आपका टी ब्रेक का, 11:30 हो रहे हैं, उसके बाद में टी ब्रेक के बाद दूसरी क्लास चालू हो जाएगी। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। सर।